दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, प्रधानमंत्री अपने भाषणों में अपमान का बहुत जिक्र करते हैं। पीएम को आपने कहते हुए सुना होगा कि देखिए, विपक्ष ने देश का अपमान कर दिया। उनकी मां के अपमान का भी जिक्र पीएम ने कई बार किया, उनका अपमान विपक्ष ने कर दिया। या फिर प्रधानमंत्री कहते हैं कि फला नेता ने विपक्ष के देश का अपमान कर दिया। अब प्रधानमंत्री के भाषणों में जब इतने अपमान का जिक्र हुआ तो इधर से प्रियंका गांधी, जो कि वायनाड से सांसद है, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक सुझाव दिया अपमान मंत्रालय बनाने का। प्रियंका गांधी ने बिहार में चुनावी सभा करते हुए लोगों से कहा कि मैं तो ये कहती हूं कि प्रधानमंत्री का वक्त जो है वो देश के लिए बड़ा जरूरी वक्त है। वो उसे देश के विकास के लिए लगाना चाहिए, लोगों को रोजगार मिले उसके लिए लगाना चाहिए, बाकी चीजों में लगाना चाहिए। उनका वक्त व्यर्थ नहीं होना चाहिए। ऐसे में प्रधानमंत्री को बड़ी दिक्कत आती है अपने अपमान के बारे में लिस्ट बनाने के लिए कि मेरा तब अपमान हुआ तो मेरा कब अपमान हुआ। तो इसीलिए मैं एक सुझाव देना चाहती हूं कि पीएम एक अपमान मंत्रालय बना लें, और ये अपमान मंत्रालय जो है, ये जितने अपमान हुए हैं अब तक देश में, उसका पूरा लेखा जोखा रखेगा। साथ ही प्रियंका ने यह भी कहा कि एक सुझाव मैं ये भी देना चाहती हूँ, ये भी कहना चाहती हूँ कि मेरे और मेरे परिवार के जितने अपमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं उसकी भी एक बाकायदा लिस्ट बनाई जाए। तो तीखा आज हमला किया इस अपमान वाले मुद्दे को लेकर प्रियंका ने, सुनिए क्या कहा। इसीलिए मेरा सुझाव ये है कि वो एक नया मंत्रालय बना दे और उसका नाम रखें अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी। एक अपमान मंत्रालय बना दे ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया। तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको, है कि नहीं? और जब कोई अध्यापक या कोई महिला या कोई संविदा कर्मी अपने अधिकारों के लिए सवाल उठाए तो इनको लगता है कि देशद्रोही हो रही है, इनको लगता है कि देश का अपमान हो रहा है, तो अपमान मंत्रालय को बुला ले, अपमान मंत्रालय कार्रवाई करे, है कि नहीं? अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? और इस अपमान मंत्रालय में मेरा यह भी सुझाव है कि मेरे परिवार के बारे में जितनी इन्होंने गालियां दी और जितना उल्टा सीधा बोला उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। एक लाइब्रेरी पूरी बन जाएगी किताबों की, भर देंगे उनको। तो प्रियंका गांधी का आपको एक और भाषण याद होगा जो इससे पहले उन्होंने दिया था, वही अपमान को लेकर था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का जो अपमान है वो बहुत जल्दी हो जाता है। वो हमेशा हर भाषण में लिस्ट बनाते हैं कि मेरा तब अपमान हुआ तो मेरा कब अपमान हुआ। तो क्या आपको भी लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अपमान को लेकर या अपने द्वारा या विपक्ष ने कोई बात कह दी उसको अपने ऊपर लेकर अपमान समझ बैठते हैं, जैसा कि प्रियंका गांधी बताने की कोशिश भी कर रही थी और उससे पहले भी उनका इस तरह का एक बयान आ चुका है? और मोदी जी का तो आप पूछिए ही मत। मोदी जी का क्या कहना? देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो परमानेंट अपनी ही पीड़ा में परेशान रहते हैं। कर्नाटका गए, बड़ी लंबी लिस्ट ले गए कि भाई मुझे इतनी गालियां दी हैं। यहाँ भी कहने लगे मुझे इतनी गालियां दी हैं। रोते ही रहते हैं। लगता है आपने वो सलमान खान की पिक्चर देखी है, तेरे नाम? उसमें सलमान खान शुरू से अंत तक रोते ही रहते हैं। मैं तो कहती हूँ मोदी जी के लिए भी पिक्चर बना देते हैं, उसका नाम रखेंगे मेरे नाम। और देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं, प्रियंका ये भी कहती हैं कि आज के वक्त की असलियत ये है कि नीतीश कुमार की दिल्ली भी नहीं सुनता है। नीतीश कुमार की सुनवाई कहीं नहीं है और दिल्ली की सरकार ही फैसले बिहार के ले रही है। नीतीश कुमार इस वक्त कोई फैसला नहीं ले रहे हैं। बिहार की जनता के लिए कोई भी मुद्दा हो उस पर फैसला दिल्ली से लिया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है, जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अगर आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार है तो कोई डबल इंजन नहीं है, यहाँ पर तो सिंगल इंजन की सरकार है। और आज के वक्त की असलियत यह है कि नीतीश कुमार की कोई नहीं सुनता। से आपकी सुनवाई नहीं है आज के दिन, वैसे आपके जो मुख्यमंत्री हैं उनकी भी सुनवाई नहीं है। आज जो मुख्यमंत्री जी हैं उनकी केंद्र में कोई सुनवाई नहीं है। सरकार चल रही है, सिंगल इंजन से चल रही है, कोई डबल इंजन नहीं है। और ये सिंगल इंजन मोदी जी चला रहे हैं। जो निर्णय बिहार की जनता के हैं
जो संपत्ति बिहार की जनता की है, जो निर्णय बिहार के मुख्यमंत्री जी को लेने चाहिए, वो सब केंद्र में लिए जा रहे हैं, दिल्ली में लिए जा रहे हैं। आज बिहार की असलियत ये है मेरे भाइयों और बहनों। प्रियंका ने कहा कि सरकार की नीयत साफ नहीं है, ना जेडीयू की नीयत साफ है, ना बीजेपी की नीयत साफ है, और इसीलिए चुनाव से ठीक पहले महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं। 20 साल से क्या आप सो रहे थे? 20 साल तक ये 10,000 रुपए कहाँ थे? क्या तब आपको महिलाओं के सम्मान का कोई ख्याल नहीं आया? और साथ ही महिलाओं से उन्होंने ये भी कहा अपनी पिछली रैली के तरह कि आप 10,000 रुपए ले लीजिए, लेकिन वोट उसी को करना जिससे आप मुतमईन हो। ये 10,000 रुपए जो आज दिए जा रहे हैं, 20 सालों के लिए कहां थे? आपको 20 साल क्यों इंतजार करना पड़ा इसके लिए? आपका मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? चुनाव के एक हफ्ते पहले ये ऐलान करते हैं कि 10,000 रुपए देंगे और अब बांटना शुरू। तो ये पैसे कहां थे इससे पहले? क्या इससे पहले महिला संघर्ष नहीं कर रही थी? क्या इससे पहले महिला भूखी नहीं सो रही थी? क्या इससे पहले महिलाओं पे अपराध नहीं हो रहा था? 20 सालों से आप सरकार में हैं, आज सूझा है आपको ये? इसका मतलब क्या है बहनों? समझ लो अच्छी तरह। आपकी कोई सहेली है जिसका पति पीता है? रोज घर आके मारता होगा। तो रोज घर आके अगर मारता है और एक दिन अचानक कहने लगा कि लो, मैं तुम्हारे लिए एक महल बनाने वाला हूं, अब मैं तुमको बहुत अच्छी तरह रखूंगा, मैं कभी तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं हमेशा तुमसे अच्छी तरह बात करूंगा, तो तुम क्या कहोगी अपनी सहेली को? इसकी बातों में मत पड़ो बहन, यही कहोगी ना? कहोगी इसकी बातों में मत पड़ो बहन, जो ये रोज करता है उसको देखो, आज कह रहा है कल फिर से पीटेगा, यही कहोगी ना? यही कहोगी ना? क्योंकि महिलाएं जो हैं नियत को पहचानना जानती हैं। मैं भी महिला हूं, मैं जानती हूं, नियत को पहचानना जानते हैं हम जानते हैं कि कौन करता है हमारे लिए और कौन नहीं करता। हम जानते हैं कि 20 सालों से हम भटक रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है, और चुनाव के एक हफ्ते पहले आपने 10,000 रुपए देना शुरू कर दिया। बहनों, 10,000 रुपए ले लो, लेकिन अपना वोट मत दो। प्रियंका ने यहाँ पर अंबानी और अडानी का जिक्र भी किया और कहा कि प्रधानमंत्री अपने दोस्तों को 1 रुपए एकड़ में जमीन दे देते हैं और उनके लोन भी माफ करते हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं। क्या आपका 1 रुपए का लोन भी माफ हुआ? जब आपके लोन की माफी की बारी आती है तब सरकार सो जाती है, तब सरकार को सुनाई नहीं देता। आम जनता के लोन माफ नहीं होते, बल्कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोन भी माफ हो जाते हैं और उनको जमीन भी 1 रुपए पर मिल जाती है। वो बड़े बड़े उद्योग थे, सब मोदी जी ने अपने बड़े बड़े दोस्तों को, उद्योगपतियों को दे दिए हैं। यहाँ के हवाई अड्डे आप देखिए, अभी तो एक ये बात निकली कि उनके जो बड़े मित्र हैं, बड़े उद्योगपति अडानी जी, उनको 1 रुपए पर एकड़ के दाम में बिहार की जमीन दे दी, हजारों एकड़ जमीन दे दी 1 रुपए के दाम में। और अगर आप जाते खरीदने वो जमीन, कितने की बिकती? आपको लोन लेना पड़ता, आपको कहीं से पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं उसी जमीन के लिए जो मुफ्त में इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है। आप लोन लेते हो, आपका लोन कभी माफ नहीं होता। 20 सालों में कब माफ हुए आपके लोन? कभी नहीं। आपको पढ़ाने के लिए आपके माँ बाप कितने संघर्ष करते हैं, कैसे पैसे इकट्ठे करते हैं, आप जानते होंगे। आपके लोन माफ नहीं होते, लेकिन अडानी जी, अंबानी जी, उनके हजारों करोड़ रुपयों के, हजारों लाख करोड़ रुपयों के लोन माफ हुए हैं। इतनी बड़ी रकम है कि मैं भूल जाती हूं कि लाख करोड़ है कि कितना है।
प्रियंका यही नहीं रुकी, पलायन के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि आप 20 साल से सत्ता में हैं, बताएं आपने 20 साल से पलायन रोकने के लिए क्या किया। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज भी बिहार का युवा जाता है, मेहनत करता है, पसीना निकालता है, मेहनत से कमाई करता है वो, लेकिन वो बिहार में रहकर कमाई नहीं कर पाता क्योंकि वहां पर काम नहीं है। उसको आज भी नौकरी की तलाश में बाहर के धक्के खाने पड़ते हैं, बाहर जाना पड़ता है। 20 साल से जो सत्ता में है उन्होंने क्या किया, इसका जवाब भी सरकार को देना चाहिए। यहां से कितने लोग पलायन करके बड़े बड़े शहर में जाते हैं, हाथ उठाओ। किसी को बिहार में रोजगार मिल रहा है? मैंने आपके अतीत की बात की कि कैसे आपने संघर्ष करवाया, कैसे आपने इस देश की नींव डाली, लेकिन मैं ये भी बता देती हूं, आज भी इस देश की नींव बनाने वाले आप हैं। आज भी इस देश का निर्माण करने वाले आप हैं। केरल से लेके कन्याकुमारी तक बिहार का युवा जाता है नौकरी ढूंढने के लिए और मेहनत से, ईमानदारी से, अपने खून पसीने से इस देश को बनाता है। आपको बाहर जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है क्योंकि यहां आपको कुछ मिल नहीं रहा है। अपने परिवारों को छोड़कर एक छोटे से कमरे में किसी बड़े शहर में जहां कोई अपना नहीं है, वहां 4-5 और युवाओं के साथ आपको रहना पड़ता है। दिन रात संघर्ष करते हो, कोई टाइमिंग नहीं, कोई ठीक तरह से आपको वेतन नहीं दे रहा है, कोई अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा है, फिर भी आप करते हो। फिर भी आप अपने परिवारों को सिर्फ त्योहारों के समय जब छुट्टी मिलती है तब मिलते हो, तब घर आ पाते हो। यहाँ खेती करते थे, खेती से कमाई होती थी, आज खेती से कमाई नहीं है। आज खेती करो, धूप में संघर्ष करो, सब कुछ महंगा हो गया है, सारा खेती का सामान महंगा है, उपज का दाम नहीं मिलता है, समर्थन मूल्य नहीं मिलता, न्यूनतम समर्थन मूल्य। खेती करते हो, कुछ मिलता ही नहीं है, कमा नहीं पाते। और उधर जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं, जिससे पहले नौकरियां मिलती थी, जिसमें लोग मरते थे उन नौकरियों के लिए, सब लोग चाहते थे कि हमें सरकारी रोजगार चाहिए। क्यों? यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, बताएंगे। क्योंकि उससे सुरक्षा मिलती थी, पेंशन मिलता था, ऐसे लगता था कि अब नौकरी लग गई है, जीवन भर हम ठीक होंगे, हमें अब चिंता की जरूरत नहीं होगी। आज की परिस्थिति क्या है बहनों और भाइयों? तो प्रियंका गांधी लगातार रोड शो कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं और आज तो उनका रोड शो में काफ़ी भीड़ भी देखने को मिली। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हमने पटना में देखा था, उसमें भी काफ़ी भीड़ थी। प्रियंका गांधी के रोड शो में काफ़ी भीड़ थी। तेजस्वी यादव की रैलियों में काफ़ी लोग आ रहे हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि भीड़ तो आ रही है, ये भीड़ किसका साथ देगी, तेजस्वी का या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का? राहुल गांधी भी रैलियां कर रहे हैं और अब देखना होगा कि ये जो भीड़ है क्या वाकई में वोटों में तब्दील होगी, एनडीए या फिर महागठबंधन? आपको क्या लगता है, कौन बाजी मारने वाला है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा।